आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज है 13 सितंबर, मंडे। मेरा नाम नितिन ठाकुर। पहली बार एमएलए बने भूपेंद्र पटेल ने शायद सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वो गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो भूपेंद्र दावेदारों तक में नहीं थे कहीं, वो सीएम कैसे बन गए। लेकिन कई लोगों का सवाल और भी बड़ा है। पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी ऐसा ही कुछ दूसरे राज्यों में भी करने जा रही है। दोनों बातों का जवाब एक्सपर्ट से ही जानेंगे। पेगासस केस में सरकार ने साफ कह दिया है कि हम कोई एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करने वाले, लेकिन फिर बदले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो आज चर्चा में बना रहा। इस केस को कवर कर रही रिपोर्टर अनीशा से सुनेंगे कि कोर्ट रूम में क्या हुआ। फिर मध्य प्रदेश की बात होगी, जहां शिवराज सरकार लाई है सवर्ण आयोग। क्या है ये, क्यों आया है? और आखिर में बात जेट एयरवेज की, जो कोरोना में जमीन पर आ गई थी लेकिन अब उड़ान भरने को तैयार है। प्लान क्या है पूछेंगे, लेकिन पहले खुशबू से हेडलाइन सुन लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस हफ्ते भारत के स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। इसका प्रोडक्शन हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कर रही है। इससे भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को फायदा मिलेगा। मंजूरी मिलने के बाद इसे वैक्सीन पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा और कंपनी वैक्सीन को आसानी से दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर पाएगी। देश में वैक्सीनेशन का कवरेज आज 75 करोड़ के पार हो गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी और कहा कि अब तक देश में 42% से ज़्यादा आबादी को पहला डोज लग चुका है। 13% से ज़्यादा दोनों डोज लगवा चुके हैं। तमिलनाडु विधानसभा में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट खत्म करने का बिल आज पास हो गया। अब राज्य में एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन 12वीं के अंकों के आधार पर होंगे। भाजपा को छोड़कर तमिलनाडु की किसी भी पार्टी ने इस बिल का विरोध नहीं किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद ऑस्कर फर्नांडिस का आज निधन हो गया। 80 साल के ऑस्कर फर्नांडिस लंबे वक्त से बीमार थे और मंगलुरु के अस्पताल में भर्ती थे। इसी साल जुलाई में उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी। इस सर्जरी के बाद से ही वो कोमा में थे। पंजाब विधानसभा चुनावों के पहले पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते सरदार इंदरजीत सिंह आज बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उनके दादाजी का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाकर उनकी हत्या कराई गई थी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने यह जानकारी देते हुए बताया कि साकीनाका बलात्कार मामले में पुलिस ने वारदात के दौरान इस्तेमाल की गई रॉड भी बरामद कर ली है। नागराले ने कहा है कि इस मामले के विशेष वकील एडवोकेट राजा ठाकरे होंगे और 1 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में आज एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में दबे लोगों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि प्रशासन बचाव कार्य में जुटा है और वो खुद इस हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस से कथित जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि वह कथित पेगासस जासूसी विवाद की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर विस्तृत हलफनामा दाखिल नहीं करेगा। केंद्र ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया। तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर में जंग लड़ रहे अमरुल्लाह सालेह के घर से $6.5 लाख और 18 सोने की ईंट जब्त की गई है। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग और मल्टीमीडिया शाखा के प्रमुख अहमदुल्ला मुत्ताकी ने एक वीडियो ट्वीट करके ये दावा किया है। और सरकार ने खुदरा महंगाई दर के अगस्त के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 5.5% रही, जो कि जुलाई में 5.59% पर थी। यह पिछले 4 महीने में सबसे कम है। अगस्त 2020 में खुदरा महंगाई दर 6.69% थी। रिजर्व बैंक ने इस वित्त वर्ष में महंगाई 5.70 रहने का अनुमान दिया है। जानकारों के मुताबिक क्रूड ऑयल की मांग कमजोर रहने और खाने पीने के सामान के दाम सीमित दायरे में रहने से महंगाई काबू में है। गुजरात को उसका 17वां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के तौर पर मिल गया है। आज शपथ ले ली उन्होंने। शपथ अकेले ही ली, कैबिनेट 2-3 दिनों में एक्सपेंड करेंगे। इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। कुछ बुझे हुए चेहरे भी थे। सबसे ज्यादा बुझा चेहरा नितिन पटेल का था, जो मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे अव्वल थे, लेकिन फिनिशिंग लाइन तक स्पीड बरकरार रख नहीं सके। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलने के फैसले से
कड़वा और लेउआ पटेल समीकरण साधने की कोशिश की है, तो क्या वो समीकरण सध गया? ये पूछेंगे अहमदाबाद में आज तक रेडियो रिपोर्टर गोपी घांगर से। बिल्कुल, भूपेंद्र पटेल अब सीएम बन गए हैं और पाटीदार कम्युनिटी से आ रहे हैं। साथ ही कई महीनों से पाटीदार लगातार ये मांग कर रहे थे कि पाटीदार मुख्यमंत्री होना चाहिए। वैसे में अब भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है और भूपेंद्र पटेल जो कि कड़वा पाटीदार समुदाय से आते हैं और भूपेंद्र पटेल पहले कड़वा पाटीदार मुख्यमंत्री है गुजरात के। इससे पहले केशुभाई पटेल और आनंदीबेन पटेल जैसे जो मुख्यमंत्री थे पाटीदार, वो लेवा पाटीदार कम्युनिटी से आते थे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर है कि क्या कड़वा पाटीदार जो मुख्यमंत्री बने हैं उसे पाटीदार एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि उन्हें पाटीदार मुख्यमंत्री चाहिए और विश्व उमियाधाम जो फाउंडेशन है, जो कि पाटीदारों की सबसे बड़ी संस्थान है, उसके ये ट्रस्टी भी है, जिसके जरिए इनका सूरत और सौराष्ट्र के जो पाटीदार है उनके साथ काफ़ी अच्छे संपर्क भी है। तो ये ज़रूर माना जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल को पाटीदारों का समर्थन मिलेगा। और गुजरात में अगर पाटीदारों की बात की जाए तो पाटीदार जो पॉपुलेशन है वो करीब 20 से 22% वोटिंग पॉपुलेशन है। तो वैसे में ये सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि बीजेपी का एक सबसे बड़ा दाव हम कह सकते हैं कि पाटीदार चेहरा देकर जो नाराज पाटीदार थे उनको मनाने की ये कोशिश की गई है। अच्छा गोपी, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में लंबे वक्त तक नितिन पटेल का नाम सुना जाता रहा, तो अब क्या रोल होने वाला है उनका? क्या कुछ नए पटेलों को भी मौका मिलेगा इस टीम में? देखिए, नितिन पटेल के रोल के बारे में तो फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नई कैबिनेट मिलेगी और नई कैबिनेट में नितिन पटेल को स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा उसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि नितिन पटेल खुद डिप्टी सीएम थे और अगर भूपेंद्र पटेल की बात की जाए तो ये उनका पहला टर्म है। नितिन पटेल 6 टर्म से विधायक रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, कई मुख्यमंत्री के साथ बतौर कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है। तो वैसे में अब ये कह पाना काफी मुश्किल होगा कि क्या नितिन पटेल को दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं नितिन पटेल जिस तरीके से नाराजगी उन्होंने जताई है, साथ ही पाटीदारों को लेकर भी, पाटीदार अगर मुख्यमंत्री है तो डिप्टी सीएम किस तरीके से एक ही कम्युनिटी का हो सकता है, उसे लेकर भी एक सवाल है। वैसे में कहना मुश्किल होगा कि नई टीम में नितिन पटेल को स्थान मिलेगा या नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी अपने जो पाटीदारों को खुश करने की जो बात थी वो करने में कुछ हद तक कामयाब हुई है। शुक्रिया गोपी हमसे बात करने के लिए। तो भाई साहब, राजनीति वो ऊंट है जो किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा उसकी सवारी गांठने वाले को भी नहीं होता। गुजरात के सीएम पद के दावेदारों में न जाने कितने नाम थे। नितिन पटेल तो खुद श्योर थे कि अब वो आएंगे ही, लेकिन निकल के आए भूपेंद्र। तो अब भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाने का फैसला अचानक तो हुआ नहीं होगा, या हुआ है? इनसाइड स्टोरी जानने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। देखिए, आश्चर्य इस बात का नहीं है कि विजय रूपानी हटाए गए। ये बात दर्शकों, सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि 2017 में जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो आरएसएस, बीजेपी और टॉप ब्रास सब में एक चीज पे बड़ी क्लैरिटी थी और ये बात तय हो चुकी थी कि विजय रूपानी के नीचे 2022 का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो 2017 के चुनावों में जब आनंदीबेन 15 में हट गई थी और 16 में, और उसके बाद विजय रूपानी मुख्यमंत्री बने, 2017 जो था वो बीजेपी के लिए गुजरात के कई दशकों में सबसे खराब रिजल्ट था। 99 सीटें आई थी, बीजेपी की 17 सीटें लुढ़क गई थी और तमाम गुजरात के हिस्सों में बीजेपी को नुकसान हुआ था, जिसमें खासकर ग्रामीण गुजरात जो था, ट्राइबल गुजरात, नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र, इन सब में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा था। ये बात तय थी कि करीब 2.5 साल बाद अगर बदलाव हुआ, चीजें सामान्य हो जाती हैं तो बदलाव हो जाएगा। लेकिन फिर कोरोना आ गया और कोरोना के दौरान भी रूपानी की जो परफॉर्मेंस थी कोई ऐसी नहीं रही कि गुजरात में बीजेपी को लगे कि उनसे कोई फायदा हो सकता है, बल्कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत खराब रही और इसको लेकर के ये तय था कि वहां बदलाव होगा। लेकिन क्योंकि कोविड महामारी के कारण इतनी परेशानियां थी तो किसी नए मुख्यमंत्री को लाके
एक पैंडेमिक के खिलाफ खड़ा करना बीजेपी के लिए मुश्किल था। तो जैसे ही यहाँ गैप आया पैंडेमिक में और अभी तीसरे वेव को आने में थोड़ा सा लग रहा है कि उतनी खराब नहीं होगी, तो बीजेपी ने बदलाव कर दिया, क्योंकि एक साल ही बचा है किसी मुख्यमंत्री के लिए। और आप इसीलिए देखिए कि कोई बैठक नहीं हुई। आपने देखा होगा, कोई मुख्यमंत्री बदलना होता है तो उसको दिल्ली बुलाया जाता है, उससे मीटिंग होती है और तमाम पक्षों से बातचीत करके तब जाकर के बदलाव होता है। लेकिन आपने देखा कोई बदलाव नहीं हुआ। थर्सडे की शाम को अमित शाह गुजरात जाते हैं, अहमदाबाद, और वहां रात भर रहते हैं और अगले दिन सब सेट करके वापस आ जाते हैं और शनिवार को रूपानी का इस्तीफा हो जाता है और उसी दिन उनका भूपेंद्र पटेल का नाम आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये तय था कि रूपानी जाएंगे। अच्छा राहुल, तो क्या ये माना जाए कि गुजरात के बाद अब इसी तरह असम, उत्तराखंड, कर्नाटक वगैरह में भी बीजेपी सीएम बदल सकती है? देखिए, गुजरात के एक बीजेपी बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं, जो कि अब 80-85 साल की उम्र के हो रहे हैं, उन्होंने एक बात बड़ी पते की कही। उन्होंने कहा कि गुजरात में टाइगर नहीं होते, शेर हुआ करते हैं, बब्बर शेर। तो उनका कहना था कि ये जो एक्सरसाइज हुई है पिछले कुछ दिनों में, उससे इशारा यह जाता है कि गुजरात में लायन अभी जिंदा है, यानी नरेंद्र मोदी का वर्चस्व जो है वो अभी भी कायम है। नरेंद्र मोदी गुजरात का इलेक्शन हार नहीं सकते, बीजेपी गुजरात का इलेक्शन किसी तरह हारना नहीं चाहती, और उसके लिए नरेंद्र मोदी ने एक इशारा कर दिया है इस बदलाव के जरिए कि नरेंद्र मोदी गुजरात में अभी भी वैसे ही हैं जैसे कि किसी समय पे सत्ता छोड़ने से पहले 2014 से पहले हुआ करते थे। इससे एक और इशारा गया है कि चाहे भले ही नेता जितने ही एंट्रेंस हो, यानी जड़ें जमा चुके हों, कहीं ना कहीं विनेबिलिटी, जीतने की क्षमता, फ्यूचर लीडरशिप बहुत जरूरी है और बीजेपी बदलाव करने से हिचकेगी नहीं। आप देखिए, सर्बानंद सोनोवाल जो असम के मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बनाए गए। क्यों? क्योंकि बीजेपी को लगा कि वो अगला चुनाव भी जितवा सकते हैं, ऐसे हालात क्रिएट कर सकते हैं। येदियुरप्पा लिंगायतों के कर्नाटक में बहुत बड़े नेता थे, बहुत समय से बात चल रही थी कि उनको हटना होगा, लेकिन बीजेपी ने इवेंचुअली उनको इसलिए बदल दिया क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, उनकी वो क्षमता नहीं रही कि वो आगे नेतृत्व कर सके, और इसीलिए बासवराज मुंबई को जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो उसी कम्युनिटी से आते हैं। तो बीजेपी ने आगे के चुनावों के लिए एक नेता खड़ा किया। अगर आप देखिए, यही सिग्नल जो है, ये सिग्नल सिर्फ इन राज्यों के लिए नहीं है, ये उत्तराखंड में भी यही हुआ कि पुष्कर धामी को लाया गया। ये सिग्नल अब शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं के लिए भी है कि पिछला चुनाव बीजेपी उनके नेतृत्व में हार गई थी और बीजेपी की कवायद के कारण, तोड़फोड़ जो कांग्रेस में मचाई गई, उसके कारण बीजेपी सत्ता में आई है। तो ये इशारा शिवराज पाटिल को भी है कि सर्वाइवर जो है, यानी जो कि राजनीतिक रूप से अपने को बचा करके सत्ता में लंबे समय तक चल सके, वो खेल अब बदल गया है। खेल अब जीत का है। बीजेपी के लिए जीतना राज्यों में बहुत जरूरी है, और ये सिग्नल जो दिया गया है ये केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की पॉलिटिक्स को भी, हालांकि इसका दूसरी साइड भी है। बहुत सारे जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि बीजेपी अब कांग्रेस जैसी हो गई है इंदिरा गांधी के टाइम की, कि जब केंद्र मजबूत हुआ करता था, हाई कमांड कल्चर होता था और उसके चलते बौने कद के नेता चुने जाते थे राज्यों में। ये आलोचना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी तय है कि बीजेपी की एक असेसमेंट की एक्सरसाइज कि कौन चुनाव जिता सकता है, कौन सिर्फ सत्ता में बैठ करके सिर्फ अपना समय काट रहा है, ये एक्सरसाइज जो है बीजेपी में एक सफल रूप से चल रही है और उसके ऊपर बीजेपी एक्ट करेगी अपने आगे के चुनावों की लड़ाई के लिए, ये बात भी साफ हो गई है। पेगासस की बात कर लें अब। ये अनसुलझी पहेली आजकल सुप्रीम कोर्ट में सुलझाई जा रही है। कोर्ट ने आज कथित जासूसी मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2-3 दिन बाद इसे सुनाया जा सकता है, लेकिन केंद्र से कोर्ट ने साफ कहा कि वो जानना चाहते हैं कि सरकार ने अब तक इस मसले में किया क्या है। 2 बार मोहलत लेकर भी सरकार ने एफिडेविट कोर्ट में दाखिल नहीं किया और अब तो पेश करने से मना ही कर दिया है। वैसे सरकार ने कहा है कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से हम एफिडेविट दाखिल नहीं कर सकते।
हालांकि वो मामले की जांच के लिए इस फील्ड के एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाने को राजी है। पर सवाल यही है कि आखिर सरकार हलफनामा दायर करने में टालमटोल क्यों कर रही है और इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का रुख क्या है, ये पूछा हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर से। देखिए, सरकार ने शुरुआत से यही स्टैंड अपनाया है कि इस मामले में हलफनामा दायर नहीं करना चाहती। वो किसी भी तरह से वो पब्लिक में ये एडमिट नहीं करना चाहती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है या किस तरह से हिंदुस्तान में सरकारी सर्वेलेंस हो रही है। अब सॉलिसिटर जनरल का यही कहना था आज भी सुनवाई के दौरान कि अगर डिटेल में हमने हलफनामे पे पब्लिक कर दिया कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो गैंग्स वगैरह हैं जिनके ऊपर सर्वेलेंस होती है, उनको पता चल जाएगा कि किस तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है और फिर वो उस हिसाब से अपना काम बदल लेंगे, जिसकी वजह से भारत की जो जांच एजेंसियां हैं उनके काम में मुश्किल होगी। अब ये आर्ग्यूमेंट हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सवाल इस पर उठाए हैं, यही कहते हुए कि हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप ये बताएं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप ये बताएं कि ये जो सिटीजन हैं, जो भारत के नागरिक हैं, खासतौर से जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं, इन लोगों के ऊपर क्या इलीगल सर्वेलेंस हो रही है और अगर नहीं हो रही है तो क्या इनके ऊपर ये जासूसी करने के किसी ने ऑर्डर्स दिए हैं। अनीशा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और विपक्ष का रिएक्शन क्या रहा? देखिए, पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल सरकार से यही किया है कि हमारे सामने जो 11 याचिकाकर्ता आए हैं, जिनमें वकील हैं, जिनमें जर्नलिस्ट हैं, जिनमें एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों की जासूसी की जा रही है और क्या किस तरह से जासूसी करने की परमिशन दी जा रही है, ये आप हमें बताइए। हालांकि सरकार ने अभी तक भी यही कहा है कि इलीगल सर्वेलेंस जो होती है वो हिंदुस्तान में नहीं हो रही, क्योंकि भारत में पूरा लीगल प्रोसेस है जिससे किसी की जासूसी या किसी की फोन टैपिंग या किसी की सर्वेलेंस करने के लिए होम सेक्रेटरी से ऑर्डर पास होता है और इसके अलावा किसी तरह से जासूसी नहीं हो रही है। सरकार ने ये भी कहा है कि हम किसी की इलीगल जासूसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर आती है जब सरकार के सामने ये याचिकाएं हैं, खासतौर से पेगासस को लेकर जो न्यूज रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि 120 के आसपास भारतीय नागरिकों की सर्वेलेंस पेगासस सॉफ्टवेयर से हो रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार यही सवाल उठा रही है कि क्या भारत के नागरिकों की इस तरह से जासूसी हो रही है, क्या ये सॉफ्टवेयर भारत में यूज हुआ है। और जो विपक्ष है उनका भी यही कहना है कि सरकार जवाबदेही से कतरा रही है। सरकार सिर्फ टाल मटोल करके ये कह रही है कि भारत में इलीगल जासूसी नहीं होती, प्रोसेस के द्वारा ही किसी की सर्वेलेंस होती है, लेकिन सरकार ये बताने में हिचकिचा रही है, यही विपक्ष कह रहा है कि क्या इस तरह के ऑर्डर पास हुए और किस बिना पर इन लोगों की, खासतौर से पत्रकारों के, वकीलों के, जजों के नाम जो आए हैं, इस पर सरकार क्या कह रही है, इस पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। आज ये भी बात हुई कि क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम जांच कमेटी बिठाने के लिए तैयार हैं, जो एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठेगी, उस पर भी सवाल उठाया गया कि जब सरकार पर आरोप लग रहे हैं तो सरकारी कमेटी पर भरोसा किया भी जा सकता है या नहीं। तो इन्हीं सब सवालों के मद्देनजर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अपना ऑर्डर पास करेंगे। कुछ ही दिनों में एक अंतरिम ऑर्डर आने की पूरी उम्मीद है। चुनावी राजनीति में वोट ही फैसला करते हैं, जिसके पास ज्यादा वही सरकार। तो आजकल सवर्णों की घेराबंदी जमकर चल रही है। यूपी के बाद इस ट्रेंड में मध्य प्रदेश शामिल हुआ है। एक सभा में स्पीच देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवर्ण आयोग बनाने का ऐलान कर दिया है। राज्य में पहले से ही पिछड़ा आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग है, लेकिन अब सवर्ण आयोग की कमी भी पूरी हो जाएगी। ऐलान करते वक्त शिवराज ने कहा, आयोग सामान्य वर्ग के रोजगार, शिक्षा और कल्याण की योजनाएं बनाएगा, जिसको हम पूरा करेंगे। अब असल वजह क्या है, क्यों SC ST OBC के लिए आयोग के बाद सवर्ण कमीशन लाया गया और यह आयोग मांग कौन रहा था, ये सब पूछा हमने भोपाल में आज तक रेडियो रिपोर्टर रवीश पाल सिंह से।
देखिए, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी अनुसूचित जाति, जनजाति और एक तरीके से देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग आयोग तो बना ही हुआ था, लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ समय में शिवराज सरकार के सामने मुश्किलें इस बात की बड़ी है कि SC ST कमीशन हो या पिछड़ा वर्ग हो, इनको लेकर के तो तमाम योजनाएं बन जाती हैं और सरकारी भर्तियां हो या तमाम दूसरी योजनाएं हैं, इस वर्ग को ध्यान में रख के बनाई जा रही थी और इसीलिए कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सरकार एक तरीके से देखा जाए तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके सामने घिरी हुई थी और जवाब देते नहीं बन रहा था सरकार को कि आखिरकार वो उनके लिए क्या करे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक बार माइका लाल शब्द का जब इस्तेमाल किया था मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने, तो उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा था। खासतौर से जो ग्वालियर चंबल संभाग है वहां पर जो नतीजे आए थे 2018 के विधानसभा चुनाव में, उसने कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर दी थी भाजपा के लिए और इसीलिए माना यह जा रहा है कि ये जो एक लंबे समय से एक तरफा सामान्य पिछड़ा वर्ग हो या फिर जो SC ST वर्ग है उसके साथ रहने की जो एक कीमत है वो चुकानी पड़ रही है भाजपा को। हालांकि भाजपा ये बखूबी जानती है कि उसका वोट बैंक जो है वो सामान्य वर्ग में भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जो मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगती है, क्योंकि जो कई जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं उसमें कई सीटें आती हैं, करीब 70 ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे सीधे शिवराज सरकार का ये फैसला असर डाल सकता है और माना जा रहा है कि क्योंकि सवर्ण वोट बैंक उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा मजबूत है माना जाता है और मध्य प्रदेश में भी 2023 में क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए सामान्य वर्ग आयोग बनाने की बात फिलहाल की गई है। और इस बीच में आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही सामान्य निर्धन कल्याण वर्ग जो है उसे भी एक तरीके से नया अध्यक्ष दिया गया है, शिव कुमार चौबे को नया अध्यक्ष बनाया गया है। रवीश, OBC आरक्षण पर चौतरफा घिरने के बाद क्या सवर्ण आयोग बनाने के पीछे किसी तरह के डैमेज कंट्रोल की तैयारी है और शिवराज क्या साधना चाहते हैं इससे? देखिए, सामान्य वर्ग की लंबे समय से मांग थी कि एक कमीशन होना चाहिए जो सामान्य वर्ग के लिए जो रोजगार की संभावनाएं हो, योजनाएं हैं, शिक्षा हो, इन तमाम पहलुओं पर ध्यान दे, उनके कल्याण की भी बात हो। और इसीलिए जब सामान्य वर्ग आयोग बनाने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की तो इस दौरान उन्होंने इन तमाम बातों को सामने रखा और ये भी कहा कि हर वर्ग में निर्धन लोग जो है वो पाए जाते हैं। सामान्य वर्ग में भी कई ऐसे हैं जो निर्धन गरीबी की श्रेणी में आते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं उनका भी ध्यान रखा जाना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जैसे कि डैमेज कंट्रोल की बात है तो बिल्कुल डैमेज कंट्रोल इसलिए क्योंकि 27% आरक्षण की बात हो या फिर इससे पहले भी ग्वालियर चंबल संभाग में माइका लाल का जो असर हुआ था शिवराज सिंह चौहान के बयान का, वो कहीं ना कहीं उसने बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया था भाजपा को और इसीलिए माना जा रहा है कि एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर ही सही लेकिन सामान्य वर्ग आयोग बना करके उसकी भरपाई की कोशिश है। ये सपाक्स पार्टी जो कि सामान्य वर्ग की बात करती है और 2018 के विधानसभा चुनाव में उतरी भी थी, उसकी भी लंबे समय से मांग थी कि एक सामान्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए भी कार्यक्रम होने चाहिए और इसीलिए माना यह जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल के साथ साथ अब जो सपाक्स पार्टी है वो उसका स्वागत भी कर रही है। तो बिल्कुल सही है, डैमेज कंट्रोल तो है ही और इसके जरिए एक तरीके से देखा जाए तो क्योंकि 27% OBC आरक्षण भी अगर आपको बता दें तो जिन मामलों में जिन विभागों में फिलहाल ये कोर्ट में है उनको हटा करके सभी बाकी विभागों में 27% आरक्षण जो है OBC के लिए वो लागू कर दिया गया है। तो अब शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि अगली बार जब वो चुनाव में जाएं तो उन पर एक तरफा जो है योजनाएं बनाने का या फिर वर्ग विशेष को साधने की एक तरीके से बातें ना आए और इसीलिए उन्होंने सामान्य वर्ग को साधने की भी शुरुआत कर दी है। कोरोना से बीमार हुए बहुत लोग ठीक होकर लौट आए हैं। अब जेट एयरवेज भी उसी में शामिल होने जा रहा है। सुस्त इकोनॉमी को कोविड ने मंदी में धकेल दिया था और इससे एविएशन इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा झटका लगा था। मगर सबके दिन फिरते हैं, धीरे धीरे सही फिर रहे हैं इस इंडस्ट्री के भी दिन। करीब 2 साल से बंद पड़ी जेट एयरवेज के लिए कहा जा रहा है कि ये अगले साल की पहली तिमाही में यानी कि जनवरी से मार्च के बीच में डोमेस्टिक उड़ानें शुरू कर सकती है। लेकिन कैसे इस कंपनी ने अपने कर्ज को मैनेज किया, क्या ऐसे समाधान ढूंढ निकाले कि फिर खड़ी हो गई कंपनी? हमने पूछा एविएशन इंडस्ट्री को दशकों से कवर कर रहे बिजनेस टुडे के सीनियर एडिटर मनु कौशिक से। तो अभी ये इसमें पिछले 2-2.5 साल से ये जो है सिलसिला चल रहा था कि इसको कंपनी को NCLT में पहुंचा दिया गया था, जिसको कहते हैं बैंक्रप्सी ट्रिब्यूनल में। वहां पे इसको खरीदने के लिए बहुत लोग पहले इच्छुक थे। धीरे धीरे करके हमने देखा कि बहुत सारे जो इच्छुक लोग थे वो निकलते चले गए और फाइनली एंड में जाके जो है जो आपका कैलरॉक और मुरारी लाल जलान जो है इनको जो है इन्होंने लीड एक कोर टीम बनाई और इन्होंने 17 अक्टूबर 2020 को इनको एक बिडर
सक्सेसफुल बिडर घोषित कर दिया गया एनसीएलटी द्वारा। तो ये इनके लिए सबसे बड़ी जीत ये थी कि इन्होंने कंपनी के बहुत सारे जो अपना लेनदारी देनदारी है उसको अपने सर पे ले लिया। अब वो कितना लेनदारी देनदारी इन्होंने अपने सर पे लिया वो धीरे धीरे बाहर निकल के आएगा। अभी उसकी पूरी तरह जानकारी बाहर नहीं है, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं लेकिन वो प्रमाणित नहीं है, तो मैं शेयर करना प्रेफर नहीं करूंगा। लेकिन इनके ऊपर लेनदारी भी है, देनदारी भी है। तो बहरहाल मुद्दा यह है कि अभी एक एयरलाइन को एक तरीके से क्या कहते हैं, हरी झंडी तो खैर जून में ही मिल गई थी, लेकिन अब एक अमली जामा पहना दिया गया है कि ये फाइनली एयरलाइन जो है ये अपने बलबूते पे खड़े होने के लिए तैयार है। अगले साल के पहले क्वार्टर बोले तो जनवरी टू मार्च के बीच में ये कभी भी अगले साल जो है एयरलाइन जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। मनु जी, अब पूरी प्लानिंग क्या है इनकी आगे की? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानों को लेकर क्या प्लान्स हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो इन्होंने ये बोला है कि अभी इनके पास 250 लोग ऑलरेडी हैं कंपनी के पास। देखिए, एयरलाइन चालू नहीं हुई है और अभी भी इनके पास 150 लोग इनके पास ऑलरेडी हैं पेरोल्स पे। और इनका सबसे बड़ा मतलब मुझे जो लगा कि हाँ ये कितना सीरियस है इस एयरलाइन को स्टार्ट करने और रिवाइव करने के लिए, उसमें इन्होंने बोला है आज कि ये लोग 1000 से ज्यादा लोग और हायर करेंगे। तो मतलब आप समझिए 1200 के आसपास लोग ये हायर करेंगे अगले साल के एंड में, मतलब अगले मार्च तक जेट एयरवेज में 1200 के आसपास एम्प्लॉइज आपको मिलेंगे। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। देखिए, पिछले अक्टूबर से ये खबर चल रही है कि इन्होंने बिड जीत ली है और ये स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन शुरू में जब आया इनका नाम तो देखिए किसी को पता नहीं था ये कहाँ से आए हैं, क्या है। शुरू में बहुत लोगों को आशंका भी हुई कि ये सीरियस है कि नहीं है, इन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब बिड कर दिया है, क्योंकि कोई भी नहीं था तो इन्होंने ही जीत लिए। शायद सरकार को या एनसीएलटी को या जो बैंक्स के जो कंसोर्टियम है जिनको अपना उधार वापस लेना है वो उन्होंने शायद डेस्परेशन में इनको दे दिया होगा। लेकिन अब जो इनके प्लान निकल के आ रहे हैं बाहर, इससे पता चल रहा है कि ये लोग काफी सीरियस हैं इस एयरलाइन को बचाने के लिए और उसको दोबारा से उसी पोजीशन में पहुंचाने के लिए कि जहाँ पे वो हुआ करती थी आज से 3 साल पहले। तो एक तो सबसे बड़ा इनका प्लान है 1200 एम्प्लॉइज का हायर करने का अगले मार्च तक। अच्छा, दूसरा इनका सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो मैंने देखा उसमें यह है कि ये लोग 50 प्लेन से स्टार्ट करेंगे। 3 साल में इनका प्लान है कि 50 प्लेन हम उड़ाएंगे और 5 साल में इनका प्लान है 100 प्लेन उड़ाने का। तो ये भी बहुत एग्रेसिव मैं बोलूंगा इसको, प्लान को। मैं इसको एग्रेसिव इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 साल में अगर आप 50 प्लेन बना लेते हैं या 50 प्लेन उड़ा लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा होती है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे कोई एयरलाइन स्टार्ट होती है वो शुरुआत में 1, 2, 5, 10 जहाज से शुरू होती है, लेकिन उसको वहां से लेकर अगले मतलब 50 या अगला 100 का जो बेंचमार्क होता है वहां तक पहुंचते पहुंचते वो एयरलाइन का पूरा मतलब पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी वहां तक 50 या 100 तक, ये मतलब पूरी तरह श्योर नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये लोग अभी से इतने बड़े बड़े प्लान हमको बता रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने कहीं पे ये सोचा है, समझा है, कहीं पे ड्राइंग बोर्ड पे प्लान बनाया गया है कि 5 साल में 100 प्लेन होंगे। क्योंकि कोई भी एयरलाइन इतने एम्बिशियस प्लान नहीं बनाती है। बनाती तब है जब आप पहले ही ऑर्डर कर दें। मान लीजिए जैसे इंडिगो शुरू हुई थी तो इंडिगो ने 100 प्लेन का ऑर्डर पहली बार में दे दिया था। तो अगर आपने 100 प्लेन का ऑर्डर पहले ही दे दिया तो आपको पता है कि आपके 100 प्लेन आएंगे। इनके साथ ऐसा नहीं है, इन्होंने कोई प्लेन का ऑर्डर नहीं दिया है। इन्होंने अभी से ही 100 प्लेन का अपना टारगेट रखा है कि 5 साल में ये लोग 100 प्लेन तक पहुंचेंगे। तो ये बहुत बहुत बड़ी मेरे हिसाब से एक डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी न्यूज़ है। चलिए भाई, सही है, जितनी कंपनियां आएंगी उतना ही अच्छा है। फिलहाल हमारे जाने का वक्त हो चला है। रोज की तरह मेल आईडी बता देता हूं जहां आप अपने फीडबैक भेज सकते हैं, radio@aajtak.com। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी है जहां आप लिखकर या बोलकर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बात पहुंचाने से मतलब है ज़रूर पहुंचाइएगा। नंबर है 9953332303। आज तक रेडियो के पेज के अलावा आपको स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, गाना, जियो सावन, इन सब प्लेटफॉर्म्स पर भी हम मिल जाएंगे। जो भी शो आपको पसंद आ रहा हो, सुनना चाहते हैं, उसका बस नाम लिख दीजिए और वहां पर सब्सक्राइब या फॉलो का जो ऑप्शन होगा उसे सेलेक्ट कर दीजिए। तो आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है रोहित त्रिपाठी ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं मेरे दोस्त कपिल देव सिंह। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।